सो हेलो ऑल एंड वेलकम। सो मेरे पास कुछ दिनों से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे जो कुछ स्टूडेंट हैं वो मेरे से ये पूछ रहे थे कि हम बी फार्म कर लिया, अब एम फार्म कर लिया, तो हम उसके बाद अब क्या करें, जॉब में जाएं या पीएचडी करें और या कुछ और सर्टिफाइड कोर्स करें। सो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है स्पेशली जो आफ्टर बी फार्म और आफ्टर बी एम फार्म और आफ्टर द पीएचडी like they want to do any job or they want further any study। so ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सो जब हमारा बी फार्म या एम फार्म ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास फिर नेक्स्ट टू स्टेप्स होते हैं। जैसे मान लो हमारा बी फार्म ख़त्म हो गया, हमारे पास ये है कि हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एंट्रेंस क्लियर करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके एम फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। सो आफ्टर बी फार्म हमारे पास दो ऑप्शंस जो हैं वो है, एक तो जॉब के रिगार्डिंग, वो जो पहला ऑप्शन है वो है प्राइवेट सेक्टर का, और जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है एक गवर्नमेंट सेक्टर्स का। हम बी फार्म के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे जी पैट है, हम वो भी क्रैक कर सकते हैं। फिर जी पैट के बाद नाइपर होता है, वो भी क्रैक कर सकते हैं और वहाँ से एम फार्म कर सकते हैं और फिर वहाँ से भी हम अच्छा जॉब ले सकते हैं। सो हम यहाँ डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में। सो प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास एक मार्केटिंग की जॉब होती है जिसे हम एमआर भी बोलते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जॉब होती है, फिर क्लिनिकल रिसर्च की जॉब है, फार्माको विजिलेंस की जॉब है, और हम टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और टीचिंग भी कर सकते हैं। सो सपोज़ हमने बी फार्म कर लिया, बी फार्म के बाद हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जो मार्केटिंग के अंदर अभी करंट जो सैलरी चल रहा है वो हमें 20,000 पर के मीन्स 20,000 पर मंथ हमें दे देते हैं मार्केटिंग के अंदर एज अ एमआर। सो बट ना ये है कि हमने बी फार्म करा, फिर जो मार्केटिंग की जॉब है उसमें आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है, और मतलब डोर टू डोर जाना है और डॉक्टर से मिलना है, और फार्मासिस्ट जो शॉप्स हैं लोकल वहाँ पर जाना है। सो ये वाली जो जॉब है ये है कि इसमें आपको डोर टू डोर जाना है और थोड़ा मतलब हेडेक वाला जॉब है, ताकि आपके पास यहाँ पर लाइक ना आपके पास यहाँ पर टारगेट होता है। मतलब कंपनी आपको ये बोलती है कि आपको एक मंथ में आपको 50,000 से 1 लाख तक का सेल करके देना है। सो मतलब मार्केटिंग भी बी फार्म के बाद अच्छा मतलब करियर है, जो करना चाहते हैं उनके लिए सही है मार्केटिंग। जो जिनको ये है कि मुझे मतलब घूमने वाली जॉब चाहिए तो उनके लिए मार्केटिंग एक बेस्ट जॉब है, वो जा सकते हैं मार्केटिंग के लिए। और फिर 20,000 और 22,000 उन्हें स्टार्टिंग में मिल जाता है, और आफ्टर 1 ईयर फिर उनका सैलरी हाइक लगता ही रहता है और उनका प्रमोशन भी होता रहता है। सो ये तो थी एक जॉब जो कि हम बी फार्म के बाद कर सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट जॉब आती है वो आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। सो ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चार पार्ट्स हैं। पहला है प्रोडक्शन है, क्यूए है, क्यूसी है और आर&डी है। सो देखो फ्रेंड्स, ये बात है कि आप अगर ये बी फार्म करने के बाद अगर जो आप प्रोडक्शन में जा रहे हो, क्यूए में जा रहे हो, क्यूसी में जा रहे हो, तो आपको हार्डली 10,000 से 12,000 तक की ही सैलरी मिलेगी। पर यहाँ पर ये है कि आपको 8 घंटे ही काम करना है या फिर मतलब 9 घंटे काम करना है। अगर जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे करती है। पर ये है कि जैसे प्रोडक्शन है, क्यूए है, क्यूसी है, यहाँ पर इतना मतलब थोड़ा हेडेक वाला शेड्यूल नहीं रहता। यहाँ पर काफ़ी इजी शेड्यूल है, आप जितना सीख सकते हो सीख लो। स्टार्टिंग फेस है, उसके बाद आप अनदर कंपनी में स्विच करो, फिर आपका पैकेज भी इंक्रीज हो जाता है। सो मतलब ये भी अच्छा ऑप्शन है प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी। पर आज के टाइम में कोई इधर जाता नहीं है, ताकि सबको यही है कि जब हमने बी फार्म कर लिया तो या फिर एम फार्म कर लिया तो इसके बाद हम इतने कम पैकेज पे क्यों जाएं। पर ये है कि इन जॉब्स में काफ़ी लाइक सुकून है, और
काफ़ी अच्छी भी है, मतलब इतना हेडेक भी नहीं होता आपके पास, और इतना वर्कलोड भी नहीं है, आप इज़िली यहाँ पर मैनेज कर पाते हो। और स्टार्टिंग में मतलब बेशक सैलरी कम है, पर धीरे धीरे आपका सैलरी हाइक अच्छा हो जाता है और आपको अच्छी एक सूटेबल पोजीशंस भी इसमें मिल जाता है। सो अब बात करेंगे R&D का। ये जो सेक्टर है R&D का, प्राइवेट सेक्टर है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जॉब स्कोप है। पर यहाँ कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो R&D की हैं, वो जैसे इंडिया की लीडिंग कंपनीज़ है, जैसे सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, और टोरेंट फार्मा है। तो यहाँ पर ये रहता है कि R&D में वो हमेशा एम फार्म को ही लेते हैं, और ज़्यादातर वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही प्रेफर करते हैं। पर समटाइम्स कुछ डोमेस्टिक प्लांट ऐसे होते हैं, वो बी फार्म को भी ले लेते हैं। तो मतलब, और आपको R&D में जो सैलरी है वो 20K से आपको 25K तक मिल जाती है। तो R&D एक अच्छा स्कोप है। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर जो आपने एम फार्म कर लिया है तो आप R&D के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। R&D में इतना वर्कलोड भी नहीं रहता है, और आपके पास मतलब आपको सिर्फ 8 घंटे या 10 घंटे काम करना है, और 24 घंटे में से फिर आपके पास खुद के मतलब 14-15 घंटे रहते हैं। तो आप उसमें और भी अदर वर्क कर सकते हो, और अपना साइड बिजनेस भी कोई और कर सकते हो। सो यस, R&D भी एक अच्छा जॉब है। आप ये बी फार्म के बाद भी, और ज़्यादातर मतलब जो MNCs हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं इंडिया की लीडिंग कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादातर फ्रेशर्स को मतलब एम फार्म को ही लेती हैं, और कई बार तो फ्रेशर्स नहीं लेती, वो सीधा एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही हायर करती है R&D के लिए। R&D मैं कहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब स्कोप है आफ्टर द एम फार्म। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, वो 3rd नंबर पे वो आती है क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज़ की। सो यहाँ पर जो आपको डेजिग्नेशन मिलती है वो एनालिस्ट की मिलती है। ये भी एक बहुत ही अच्छा मतलब स्कोप है क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज़ में। यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है वो 25 अबव ही मिलती है, आपको 25 अबव ही आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। पर यहाँ पर थोड़ा ये रहता है कि यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये नहीं होता, आपका टाइम बेस्ड जॉब नहीं होती है, आपकी यहाँ पर टारगेट बेस्ड जॉब होती है। तो थोड़ा मतलब ये है कि जिनको लगता है कि हाँ चैलेंजेस पसंद हैं और वो मतलब आ सकते हैं इसमें, पर कई बारी मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कई बारी मतलब टाइम नहीं मिल पाता कि दिन में हम कुछ और भी काम कर पाएँ। तो मतलब क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज ऐसी हैं, थोड़ा वर्कलोड यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू R&D। सो नेक्स्ट जो 4th नंबर पे जो कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा वो है फार्माकोविजिलेंस की कंपनीज। सो ये बहुत ही अच्छा स्कोप है, और लीडिंग और ट्रेंडिंग स्कोप हम जिसे बोल सकते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में इंडिया में। बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा स्कोप है ये यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमें डेजिग्नेशन मिलती है वो ड्रग सेफ्टी एसोसिएट की डेजिग्नेशन मिलती है, और यहाँ पर आपको सैलरी सेम 25 के अबव ही मिलती है। वैसे तो अभी लाइक कोविड टाइम चल रहा है, तो अभी आपको जो सैलरी है वो 25 के अराउंड ही दे रहे हैं अभी कंपनीज़ हैं। और बाकी जो जैसे अभी कोविड टाइम जब नहीं था, मतलब ऐसा टाइम नहीं था, तब ये काफ़ी अच्छा सैलरी, तब ये 35 to 40 के आराम से दे रही थी कंपनीज। इतना मतलब सैलरी हाइक सैलरीज दे रही थी। और ये बात है कि जैसे पर आफ्टर एवरी ईयर सैलरी हाइक भी हमारा सैलरी के बेसिस पे ही लगता है। मान लो हमारी 40,000 सैलरी है, तो इसी के हिसाब से हमारा 10% इंक्रीमेंट लग जाएगा। मान लो 25K हमारी सैलरी है, तो इस पे ही 10% हमारा इंक्रीमेंट लग जाएगा। सो ये फार्माकोविजिलेंस का ये है कि काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें। लीडिंग कंपनीज भी मतलब MNCs भी काफ़ी आ रही हैं इंडिया में फार्माकोविजिलेंस की कंपनीज। और ये जो पैसा भी है अपने लाइक वर्कर्स को काफ़ी अच्छा पैकेज देते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा देते हैं, नो डाउट। और जो अब हम जो 5th नंबर पे मैं बताना चाहूँगा कि आप बी फार्म और एम फार्म के बाद अगर जे चाहते हो आप टीचिंग भी अप्लाई कर सकते हो। सी ना,
लाइक सबका अपना अपना विजन है और सबका अपना अपना टेस्ट है। किसी को फार्माकोविजिलेंस अच्छा लगता है, किसी को क्लिनिकल रिसर्च है, तो किसी को टीचिंग अच्छी लगती है। टीचिंग में ये है कि नो डाउट अगर जो आप बी फार्म या मतलब वैसे तो एम फार्म के बाद ही टीचिंग मांगता है कॉलेज की, कॉलेज यही मांगता है कि आपके पास एम फार्म होनी चाहिए, तब आप टीचिंग कर सकते हो। टीचिंग में ये रहता है कि आपको स्टार्टिंग सैलरी 18K से 22K तक आपको मिल जाता है। पर टीचिंग का ये है कि आप साथ साथ किसी भी और भी गवर्नमेंट पेपर का प्रिपेयर कर सकते हो टीचिंग में ही रह के। सो टीचिंग भी एक अच्छा स्कोप है। टीचिंग उन लोगों के लिए है जैसे जो आगे आगे एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ और एग्ज़ाम्स के बारे में लाइक अदर यूपीएससी और बैंक एग्ज़ाम के बारे में मतलब सोच रहे हैं और उन्हें क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो टीचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आपकी अर्निंग आती रहेगी, आपका एक्सपीरियंस टीचिंग में काउंट होता रहेगा और आप साइड बाय साइड अपना बैंक की तैयारी भी कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन बताना चाहूँगा फार्माकोविजिलेंस और आर एन डी के बीच में, ताकि काफ़ी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हमारा मतलब एम फार्म हो गया, अब हम फार्माकोविजिलेंस में जाएं या आर.एन.डी में जाएं। सीना लाइक ना मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबका अपना अपना टेस्ट है। लाइक मैं सिर्फ एक मतलब विजन या पाथ बता सकता हूँ आपको कि इस पाथ पे ये है, इस पाथ पे ये है। ऑप्शन आपको चूज़ करना है गाइस कि आपको फार्माकोविजिलेंस पसंद है, आप फार्माकोविजिलेंस में जाएं, आपको आर.एन.डी पसंद है तो आप आर.एन.डी में जाएं। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको लाइक जानना है तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे आर.एन.डी अच्छी लगती है। ताकि आप आर.एन.डी में जाओगे, आप अपना इनोवेटिव आइडिया लेके जा सकते हो और अपना मतलब बता सकते हो। वहाँ पर कोई फॉर्मुलेशन आपके दिमाग में है, अगर जब आप रिसर्च कर रहे हो तो वो भी आप बता सकते हो। तो वहाँ पर आप थोड़ा मतलब अपने आप को फ्लॉन्ट कर सकते हो, आर.एन.डी में आप अपने आप को फ्लॉन्ट कर सकते हो। पर फार्माकोविजिलेंस ऐसा डोमेन है जहाँ पर आप अपनी स्किल्स फ्लॉन्ट कर सकते हो, आप अपने आप को फ्लॉन्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फ्लॉन्ट कर सकते हो। अब मैं जो कंपैरिजन बताऊंगा वो फार्माकोविजिलेंस और आर.एन.डी के बीच में बताऊंगा। जो ये कंपैरिजन होगा, ये कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे बताऊंगा, टारगेट्स पे और द सैलरी पे और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। अगर जब आप आर.एन.डी चूज़ करते हो, आपको पता है कि आपको 8 घंटे ही काम करना है, सुबह 9 बजे जाना है और आपको पता है 5 बजे आपका ऑफ हो जाना है, तो आप घर जा सकते हो और अदर वर्क भी कर सकते हो। और कई बार ये होता है आर.एन.डी में कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं आपके पास, आपको उसका रिपोर्ट सबमिट करवाना है, तो कई बार टाइम लग जाता है, तो उसका कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे करती है। तो आर.एन.डी में ये है थोड़ा लाइफ थोड़ा सिंपल होता है और मतलब थोड़ा वर्कलोड भी इतना नहीं होता, आप इजीली हर टारगेट अचीव कर लेते हो 8 घंटे में, वो मैक्सिमम होता है। कई बार वर्कलोड ज़्यादा होता है तो वो एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो कंपनी आपको पे करती है आर.एन.डी में। अब कंपेयर करेंगे टाइम का फार्माकोविजिलेंस में। फार्माकोविजिलेंस में ये होता है कि आप जैसे फ्रेशर जा रहे हो तो आपको आपके माइंड में ये होता है कि 8 घंटे ही जॉब करना है, 9 घंटे करना है, 10 घंटे करना है। पर फ्रेंड्स फार्माकोविजिलेंस में ना ऐसा मतलब नहीं होता। मतलब फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, आपको टारगेट्स आते हैं, आपको केसेस आते हैं, आपको मान लो ICSR वाले में केसेस में हो तो आपको दिन के मतलब 14 to 15 केस आएंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। आप चाहे वो 2 घंटे में कर दो, चाहे वो 10 घंटे में करो, वो आप पे डिपेंड है। आपको बस वो केस सॉल्व करने हैं और आपको रिपोर्ट सबमिट करवानी है। सेम ऐसा ही है, आप लिटरेचर वाले प्रोसेस में हो तो आपको लिटरेचर वाले प्रोसेस में दिन के 3 केस मिल रहे हैं वैलिड और 6 केस मिल रहे हैं इनवैलिड मान लो, तो आपको सिर्फ वही है कि दिन का टारगेट है, अचीव करना है, रिपोर्ट सेंड करनी है, तो आपको वो सेंड करने हैं। पर कई बार यहाँ पर और मैं और बताना चाहूँगा, जैसे आर.एन.डी में आपका 6 डे वर्किंग रहता है, तो आर.एन.डी में आपका 6 डे वर्किंग रहता है, आपको मतलब मंडे से सैटरडे वर्क करना पड़ता है। पर फार्माकोविजिलेंस में आपको सिर्फ 5 डेज़ ही वर्किंग करना पड़ता है। मतलब जो आर.एन.डी में कहना चाहूँगा कि टाइम डिपेंडेंट है और मतलब आपको टाइम है मतलब 8 घंटे ही वर्क करना है, वहाँ पता है। जो फार्माकोविजिलेंस मैं कहना चाहूँगा ये टाइम इंडिपेंडेंट है, बिकॉज यहाँ पर ना आपका टारगेट बेस्ड जॉब है, ये आपको टारगेट अचीव करना है, तो टाइम से तो मतलब कोई है नहीं लेना देना इसका।
सो मतलब मैं यही इसमें यही बताना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सो जो दूसरा आता है वो आता है, पहला था टाइम, दूसरा आता है टारगेट। सो R&D में आपको पता है आपके पास कोई टारगेट नहीं है, आपने सुबह 8 बजे जाना है और मतलब आपने जो बेसिक जो रूटीन वर्क चला हुआ है वो करना है, प्रोजेक्ट्स करने हैं और जो रिसर्च का काम है वो चला हुआ है वो ही करना है आपने अपना। और तो फार्माकोविजिलेंस में आपके पास यहाँ पर टारगेट्स रहते हैं, आपको डेली टारगेट अचीव करने हैं, टारगेट हिट करने हैं। अगर जब आप वो टारगेट डेली अचीव कर पाएंगे तभी आपका मतलब पॉइंट्स अर्न होते हैं। सो फार्माकोविजिलेंस ना टारगेट डिपेंडेंट जॉब है, तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं कि मतलब सैलरी का। सो मैं ये बोलना चाहूँगा R&D में सैलरी स्टार्टिंग टाइम में सैलरी कम है, नो डाउट। आपको अगर जब आप R&D में जाते हो तो आपको 25K तक सैलरी मिल जाएगा एज अ फ्रेशर। पर अगर जब आप फार्माकोविजिलेंस में जाते हो एज अ फ्रेशर आपको मींस 25K to 30K आराम से मिल जाता है, जो कि आज के टाइम में कंपनीज दे रही हैं 25K to 30K फार्माकोविजिलेंस में। पर ये है कि मतलब आपको टारगेट ही अचीव करना है फार्माकोविजिलेंस में। अगर जब आप टारगेट नहीं कर पा रहे आपका टाइम एक्सटेंड होगा। सो मतलब मेन मेरा मोटिव यही है कहने का, R&D में आपके पास थोड़ा टाइम होता है, मतलब काफ़ी टाइम बच जाता है, मतलब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद आप फ्री हो। पर यहाँ पर फार्माकोविजिलेंस में आपको जैसे सुबह लॉग इन करो, आपके पास केसेस हैं, आपको केस ख़त्म करने हैं बस। पर कई बार आप फ्रेशर हो तो आपको टाइम लग जाता है केसेस सॉल्व करने में, ताकि आपके पास इतना मतलब एम्पल नॉलेज नहीं है इस टाइम पे। पर धीरे धीरे आप मतलब सीख लेते हो। और काफ़ी मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा फार्माकोविजिलेंस में आपको पैसा बहुत मिलेगा। R&D में भी पैसा बहुत है, पर मतलब एक बात मैं कहना चाहूँगा जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ की, मतलब फार्माकोविजिलेंस में स्टार्टिंग में ये होता है कि स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी आपको सीखना पड़ता है। कई बार ये होता है कि आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो पर आपके पास टाइम ही नहीं होता, तो थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन वाला बात आ जाता है यहाँ पर फार्माकोविजिलेंस में। पर R&D में आप फ्रेशर हो, आपको पता है आप सुबह 9 बजे गए हो और आपका शिफ्ट 5 बजे 6 बजे ख़त्म हो रहा है, तो आपको मतलब आप खुश हो और आप घर जाके और भी मतलब गवर्नमेंट पेपर का प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ईजिली आप प्रिपेयर कर सकते हो। पर बात वही आती है कई बार फार्माकोविजिलेंस में आप फ्रेशर हो तो आप वो मतलब वो चीज़ कर नहीं पाते, तो इससे आप थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। पर ठीक है, मतलब अगर ये जिसने मन बना लिया है कि उसने फार्माकोविजिलेंस में ही रहना है तो वो उसके लिए वो जॉब ठीक है, और उसे फिर उसी में ही अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा गेन करना है और अच्छा पोजीशन स्कोर करना है, तो अच्छा मतलब सैलरी भी हाइक मिल जाता है। मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि R&D भी सही है, फार्माकोविजिलेंस भी सही है। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं यही बोलूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मतलब मुझे तो R&D पसंद है। वैसे फार्माकोविजिलेंस भी अच्छा है, बहुत अच्छा, आपको सैलरी मतलब बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर, R&D से बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। सो ये फ्रेंड्स आपको देखना है कि आपको R&D चूज़ करना है कि मतलब फार्माकोविजिलेंस चूज़ करना है। मैंने आपको सीना दोनों का मतलब पाथ बता दिया है कि इस पाथ पे ये है, इस पाथ पे आपको टाइम मिलेगा, इस पाथ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ टारगेट मिलेगा, यहाँ टारगेट नहीं मिलेगा। सो ये चूज़ आपको करना है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा मतलब प्रेफर करना है। अगर जो आपको फार्माकोविजिलेंस में ही करियर बनाना है तो आप वो चूज़ कर सकते हो। अगर जो आपको R&D में मतलब कुछ जॉब के साथ साथ कुछ और भी करना है तो R&D मैं बोलूँगा कि बेस्ट ऑप्शन है। बाकी फार्माकोविजिलेंस में ऐसा है कि टारगेट्स होते हैं, अगर जब आप टारगेट कई बार ये होता है आपका टारगेट रह जाते हैं तो आपको सैटरडे को एक्स्ट्रा करना पड़ता है और संडे को एक्स्ट्रा करना पड़ता है। सो ये थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं फार्माकोविजिलेंस में, पर दोनों ही डोमेन अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि फार्माकोविजिलेंस में मतलब क्या बी फार्म वाले और क्या एम फार्म वाले कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सी फ्रेंड्स, लाइक ना प्रीवियस हम पास्ट प्रीवियस ईयर्स देखें, लाइक 2 से 3 साल पीछे हम बात करें तो पहले क्या होता था, फार्माकोविजिलेंस का इंडिया में इतना मतलब रश नहीं था, और पहले फार्माकोविजिलेंस वाली कंपनीज थी वो पहले एम फार्म को ही प्रेफर करते थे, वो हमेशा एम फार्म डिग्री ही मांगते थे। पर अब ये हो रहा है कि अब इंडिया में फार्माकोविजिलेंस का काफ़ी रश हो गया, तो अभी भी काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बी फार्म को भी फार्माकोविजिलेंस में ले रही है।
तो यहाँ पर अब ये नहीं है कि हमने फार्माकोविजिलेंस में जाना है, हमने बी फार्म ही करा हुआ है, अब हमें इंडस्ट्रीज़ नहीं लेंगी। नो फ्रेंड्स, अब ऐसा सिचुएशन इंडिया में नहीं रहा। अब आपने बी फार्म कर लिया तो तब भी आप फार्माकोविजिलेंस में अप्लाई ईजिली कर सकते हैं। ऐसी कंपनीज़ भी हैं। मैं बहुत ही जल्द अभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारा फार्माकोविजिलेंस की इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता दूंगा कि आपका बी फार्म है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एम फार्म है तो यहाँ पर, और ये इंडस्ट्री आपको इतना पैकेज देती है, वो सारा भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जो कि जिस पे मतलब टॉपिक होगा फार्माकोविजिलेंस इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। सो ये तो था। देखो फ्रेंड्स, ये था प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर के बारे में यहाँ पर आपके पास जो जॉब्स हैं वो है मार्केटिंग की है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो आप, क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज़ में जा सकते हो, फार्माकोविजिलेंस इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो। सो ये आपके पास 5 ऑप्शन रहते हैं आफ्टर लाइक बी फार्म और आफ्टर एम फार्म, और यही 5 ऑप्शन आप आफ्टर पीएचडी भी यूज़ कर सकते हो। अगर जो आपने पीएचडी कर ली तो पीएचडी वाला कैंडिडेट मार्केटिंग में नहीं जाता है, वो जाहिर सी बात है। और पर पीएचडी वाला कैंडिडेट आरएनडी की तरफ जा सकता है, ताकि मान लो अगर ये पीएचडी उसकी सुटिक्स में हुई है तो वो आरएनडी में जा सकता है, और आरएनडी कंपनीज उसे इजीली प्रेफर भी कर लेती हैं ताकि उसका पीएचडी सुटिक्स में हुआ है, और ज़्यादातर आरएनडी फॉर्मुलेशंस पे ही डिपेंडेंट रहती हैं। तो वहाँ पर सुटिक्स वाले अपना मतलब जॉब सिक्योर कर सकते हैं आरएनडी में जाके। और रही बात अब एनालिस्ट और फार्माकोविजिलेंस इंडस्ट्रीज़ की, सो फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं यही बोलना चाहूँगा, यहाँ बी फार्म वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एम फार्म वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्म और एम फार्म को भी सेम सैलरी पैकेज मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें कि मान लो आपके पास एम फार्म है तो आपका सैलरी 40,000 है और बी फार्म है किसी के पास उसका 25 है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। सबको सेम सैलरी पैकेज मिल रहा है इस टाइम पे, सबको सेम पैकेज मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ना फार्माकोविजिलेंस अभी सभी लाइक क्लिनिकल कंपनीज़ का भी और फार्माकोविजिलेंस कंपनीज़ का भी सभी का काम घर से ही चला हुआ है, वर्क फ्रॉम होम चला हुआ है। तो ये भी मतलब एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस यहाँ भी मैं प्लस पॉइंट एक देना चाहूँगा फार्माकोविजिलेंस कंपनीज़ को और क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज़ को, ताकि मतलब उनका वर्क फ्रॉम होम चला हुआ है और कोविड का टाइम है तो घर से, और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं तो वो भी हैप्पी हैं ताकि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा, और मतलब कोविड में नहीं जाना पड़ रहा, तो घर से ही काम चल रहा है। तो सही है, यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा जो है वो फार्माकोविजिलेंस का बन जाता है ताकि कोविड टाइम चला हुआ है। तो ये था सारा गवर्नमेंट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में था। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, अगर जो आपका बी फार्म हो गया, एम फार्म हो गया, तो उसके बाद ना मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हो आप, क्लिनिकल रिसर्च में जा रहे हो, फार्माकोविजिलेंस में जा रहे हो, आपको अच्छा सैलरी मिल जाता है। मतलब 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपका सैलरी हाइक भी प्राइवेट सेक्टर में 50 to 70 के चले ही जाता है। तो आपका जो प्राइवेट सेक्टर्स में अगर जो आप क्लिनिकल रिसर्च या फार्माकोविजिलेंस में आपका 50K से 70K तक चले ही जाता है पैकेज, मतलब पर मंथ सैलरी आपकी चले जाती है 3 ईयर्स में और 3.5 ईयर्स में। वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। सी जो फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल रिसर्च की कंपनीज हैं, यहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी ही देखी जाती है, आपकी जितना फ्लॉन्ट कर सकते हो अपने आप को तो वो इतना फ्लॉन्ट करो आप। मेरा एक फार्माकोविजिलेंस का वीडियो भी है इसी चैनल पे, अगर जो आप फ्रेशर हो और फार्माकोविजिलेंस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और क्लिनिकल ट्रायल्स की भी मेरी एक वीडियो है जो कि फार्माकोविजिलेंस में क्वेश्चंस जिसके रिगार्डिंग पूछे भी जाते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख के वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूँ कि वो वीडियो देखने के बाद बीइंग अ फ्रेशर आपका फार्माकोविजिलेंस का इंटरव्यू क्रैक होगा ही होगा। सो ये सारा बात था, जो ये सारा यहाँ तक का जो भी बात था वो था सारा प्राइवेट सेक्टर्स का। सो अब बात कर लेते हैं हम फ्रेंड्स गवर्नमेंट सेक्टर्स की। मान लो अब आपने बी फार्म करा, एम फार्म करा, तो हर किसी का यही ड्रीम रहता है कि इंडिया में ताकि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो अच्छा है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस जो रहते हैं वो रहते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। सो हर एक स्टेट में सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं और उन्हीं सिविल हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर आप मतलब वो भी फिल कर सकते हो। जो
हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की सैलरी रहती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, पर अप्रॉक्स आप लगा के चलो तो आपको 20K से 20K to 35K तक आपको आराम से मिल जाती है। और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का सबसे अच्छा जो वर्क कल्चर रहता है वो ये रहता है कि टाइमिंग रहती है वो सुबह 8 से 2 बजे तक की, सुबह 8 AM से दोपहर के 2 PM तक का ही उनका जॉब का टाइमिंग रहता है। सो ये भी काफ़ी अच्छा बात है कि आप एक बारी गवर्नमेंट जॉब ले ली, फिर आपको पता भी है आपका, आपने गवर्नमेंट जॉब ले ली, आपका फ्यूचर थोड़ा मतलब सिक्योर है। तो मतलब ये बात रहती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में। तो नेक्स्ट जो आप जॉब अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट में सेकंड नंबर पे वो है रेलवे फार्मासिस्ट की। सो रेलवे फार्मासिस्ट में ये भी बहुत ही अच्छी जॉब है, यहाँ पर आपको सेम सैलरी है, यहाँ भी आपको 20K से 35K तक आपको सैलरी मिल जाता है। प्लस रेलवे का क्या एडवांटेज रहता है, अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट क्रैक कर लेते हो, जॉब अचीव कर लेते हो, तो आपको रेलवे का अकोमोडेशन भी मिल जाता है और आप मतलब इंडिया में और फ्री रेल पास बन जाता है आपका, तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस रेल से जा सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा जॉब है रेलवे फार्मासिस्ट मैं बोलना चाहूँगा। और जो दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे जो जॉब आती है बैंक फार्मासिस्ट की, तो हर एक बैंक भी अपने फार्मासिस्ट के लिए जॉब निकालता है। जैसे अभी पीछे SBI फार्मासिस्ट भी निकला हुआ था, तो ये भी एक अच्छा मतलब है। यहाँ भी आपको सैलरी, यहाँ पर आपको सैलरी 20K से 25K तक आराम से मिल जाता है। और बैंक फार्मासिस्ट है तो आपको पता है कि वीक एवरी मंथ के 2 सैटरडे आपको वर्क करना है और 2 सैटरडे आपका हॉलीडे होगा। सो ये भी अच्छा मतलब बैंक फार्मासिस्ट मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी जॉब है ये भी। सो जो फोर्थ नंबर पे आती है जिसे मैं स्टार ही लगाना चाहूँगा जिसके ऊपर, वो आती है हमारी ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब। ये वाली जॉब तो ये वाली जॉब भी काफ़ी अच्छी है और मतलब काफ़ी लोग ये ही जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। पर ये जॉब के लिए मतलब जो क्राइटेरिया होता है यहाँ पर 18 मंथ्स का मैन्युफैक्चरिंग में और स्पेशली शेड्यूल C का एक्सपीरियंस मांगा होता है। पर कई स्टेट्स हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा होता। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा था किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। सो मैं यही बोलना चाहूँगा। सो मतलब B.Pharm M.Pharm और PhD के बाद आपके पास जो मतलब डोमेन रहता है वो 2 ही डोमेन है, प्राइवेट का या गवर्नमेंट का। सो प्राइवेट में आपके पास जॉब्स हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप किसी भी फील्ड को अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी फील्ड को चूज़ करें। और मतलब किसी भी फील्ड में ये होता है कि थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, पर आप नए हो इस फील्ड में, आप सीख जाओगे, फिर यू कैन ग्रो मोर इन दिस फील्ड। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फील्ड चूज़ करना है। गवर्नमेंट सेक्टर्स का ये है, गवर्नमेंट पेपर्स हैं वो आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, प्राइवेट के साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, और जैसे ही आपका गवर्नमेंट क्लियर हो जाता है आप प्राइवेट से गवर्नमेंट में स्विच कर लो। सो ये वीडियो इतना ही बस बताना चाहूँगा इसमें कि जो करियर है आपका B.Pharm के बाद M.Pharm और PhD के बाद आप क्या डोमेन चूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने B.Pharm M.Pharm और PhD फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी थोड़ा मतलब पता लग जाए कि मतलब B.Pharm और M.Pharm और PhD करने के बाद हमारे पास मतलब क्या अच्छा स्कोप रहता है और किस में हम अपना करियर है वो फ्लॉन्ट करें या एक्सप्लोर करें, और किस में सैलरी हाइक अच्छा मिलता है, कहाँ पर सैलरी पैकेज अच्छा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड एंड थैंक यू।